Hey everyone, this is Simran and welcome back to your own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि पहले मैं ब्लॉक 5 स्टार्ट करूँ या जिस तरह से कंटिन्यू कर रही हूँ उसी तरह से कंटिन्यू किया जाए। तो मेरे पास कुछ रिस्पॉन्सेज आए और उन रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग आज मैं पहले ब्लॉक 5 स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, और पीछे से स्टार्ट किया है ब्लॉक 5 क्योंकि पहले आसियान और सार्क को कवर करना जरूरी है और पीछे वाले चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस वहां से ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले यूनिट 20 को आज कवर करेंगे, देन उसके बाद 19, 18, 17 सबको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज लास्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड। ठीक है, और ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो भी बताऊं वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो कि अगर आज आप ये लेसन पढ़ रहे हैं तो ये आज के आज ही आपका प्रिपेयर हो जाए, दोबारा आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े। कोशिश मेरी यही है और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे वेस्ट एशियन रीजन्स के बारे में और किस तरह से इंडिया का उनसे ट्रेड है उसके बारे में भी यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट एशियन रीजन्स को अलग अलग कैटेगरीज में या अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू Direction of Trade Statistics, a publication brought out by IMF, that is your International Monetary Fund, which contains trade statistics of different countries of the world. This region is classified as Middle East and include the following 15 countries. तो IMF की जो एक पब्लिकेशन है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, जो कि डिफरेंट कंट्रीज के ट्रेड स्टैटिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन देती है, उसने इस पर्टिकुलर रीजन को मिडिल ईस्ट की तरह क्लासिफाई किया है और इसके अंदर कुल 15 कंट्रीज आती हैं। ठीक है, वो कंट्रीज कौन सी हैं ये देख लेते हैं। जैसे बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरियन अरब रिपब्लिक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड येमेन रिपब्लिक ऑफ। ठीक है, तो ये 15 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू IMF स्टैटिस्टिक्स आती हैं इसके अंदर। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दिस रीजन इज रिफर्ड टू एज वेस्टर्न एशिया एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग 17 कंट्रीज। तो IMF के अकॉर्डिंग 15 कंट्रीज आती हैं इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये वेस्टर्न एशिया रीजन कहलाता है और इसके अंदर कुल 17 कंट्रीज आती हैं। अब ये कौन सी हैं? आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, सिप्रस, जॉर्जिया, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरियन अरब रिपब्लिक, टर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड येमेन। तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 17 कंट्रीज हैं, IMF के अकॉर्डिंग 15 कंट्रीज हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। Yet another classification has been given by UNCTAD, that is United Nations Conference on Trade and Development, in its publication on UNCTAD Commodity Yearbook, according to which this region has been referred to as West Asia and includes the following countries: Bahrain, Cyprus, Gaza Strip, ईरान, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरियन अरब रिपब्लिक, टर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड येमेन। तो यहाँ पर आपने देखा कि डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पर्टिकुलर रीजन को अपने तरीके से अलग तरीके से क्लासिफाई किया है। IMF ने इसको वेस्टर्न एशिया ना बोल के या वेस्टर्न एशियन रीजन ना बोल के सीधे इसको मिडिल ईस्ट बोला और इनको 15 कंट्रीज में क्लासिफाई किया। राइट, नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको वेस्टर्न एशियन रीजन बोला और इसको 17 कंट्रीज में क्लासिफाई किया। और लास्ट में यूनिकैड ने अपनी पब्लिकेशन यूनिकैड कमोडिटी ईयर बुक में इसको वेस्टर्न एशिया बोला और इसको भी 15 कंट्रीज में क्लासिफाई किया है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दीज 3 क्लासिफिकेशंस
there are 21 countries which form part of West Asia or Middle East. Further, there are 9 countries which are included in one of the 3 lists, and there are 12 countries which are included in all the 3 lists. So these 12 countries which are included in all the 3 lists are Bahrain, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, सीरियन अरब रिपब्लिक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड येमेन। जो भी तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने वेस्टर्न एशियन रीजन को या मिडिल ईस्ट रीजन को क्लासिफाई किया, उसमें से 12 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि तीनों की ही लिस्ट में शामिल हैं, और वो 12 कंट्रीज ये हैं आपके सामने। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि इनमें से कुछ 7 कंट्रीज हैं जिनके बारे में आगे चैप्टर में डिस्कशन होगा। ठीक, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हर एक कंट्री का। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको कि 12 कंट्रीज वहां पे लिस्टेड हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 7 कंट्रीज के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ बहरीन का। कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट इन वेस्ट एशिया, Bahrain has attempted to move beyond its petroleum-based economy, enhancing it through government-sponsored diversification efforts that support growth of a strong financial service sector in particular. So देखिए, ये आप लोगों को भी पता है कि जो भी हमारी वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा पेट्रोल या पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स का होता है या क्रूड ऑयल का होता है ना। और ये भी जानते हैं कि इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है या पेट्रोल है या क्रूड ऑयल है वहां से इंपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो बहरीन भी एक ऐसी कंट्री है जो पेट्रोल बेस्ड इकोनॉमी थी, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उसमें डाइवर्सिफिकेशन करना शुरू किया और वो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की तरफ भी ग्रो करना शुरू हो गई। ठीक है, विद सॉलिड लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस एंड अ रिलेटिवली वेल एजुकेटेड वर्कफोर्स of approximately 2 lakh, this island nation offers a well-developed infrastructure, a fairly high standards of living, a history of political stability and favorable economic policies. Bahrain was one of the first Arab nations to discover and refine oil, which generates roughly 60% of the country's रेवेन्यू। तो यहाँ पर अगर हम बहरीन के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले ये पेट्रोलियम बेस्ड इकोनॉमी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने डाइवर्सिफिकेशन किया और इसके बाद ये इकोनॉमी फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ भी आगे बढ़ने लग गई। इनके पास जो वर्कफोर्स है वो काफ़ी एजुकेटेड है और अराउंड 2 लाख ऐसे पीपल हैं जो वहाँ पे वर्क करते हैं और इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये कंट्री या फिर ये नेशन सबसे पहला ऐसा अरब नेशन था जिसने रिफाइन ऑयल की डिस्कवरी की थी, और अराउंड इस रिफाइन ऑयल से कंट्री का 60% रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी है, राइट। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट अब डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ईरान का। Traditionally an agricultural society, Iran had achieved significant industrialization and modernization by the 1970s. However, its economy was seriously hurt by a series of distortions beginning with the Islamic Revolution in 1979 and including a prolonged war with Iraq and falling oil prices in 1980s. The economy of Iran, which grew by only 1.8% in 1994, registered a growth rate of about 6% in 1996. It reduced to 2.5% in the year 1999. The inflation rate in Iran during the past few years has been quite high and touched almost 50% in 1995. It came down to 21% in 1999. देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको डेटा प्रोवाइड किया हुआ है वो 2017 की आपकी जो रिवाइज्ड बुक है उसका है। ठीक है, और वो आपकी ई ज्ञान कोश पे अवेलेबल है, आप भी चेक कर सकते हैं। मैंने अपने भी स्टडी मटेरियल से उसे नहीं प्रिपेयर किया, उसकी यही वजह थी कि कई बार होता है कि चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कुछ अपडेशंस होते हैं, ठीक, कुछ पॉइंट्स हो सकता है ऐड हो गए हो, तो वो अगर मैं अपनी कोर्स बुक से बनाऊंगी, स्टडी मटेरियल से बनाऊंगी तो वो मिस आउट हो जाएगा, राइट। तो अगर आपकी जो बुक है, जो स्टडी मटेरियल है, वो 2017 के एडिशन के बाद का है तो आप प्लीज जो भी पॉइंट्स अगर एडिशनल दिए हुए हैं तो वो आप अपनी तरफ से उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, मेरे पास जितना कंटेंट अवेलेबल था मैंने आपको सारा यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है,
तो हम अपने टॉपिक में वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं ईरान का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान पहले एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था, लेकिन 1970s में इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन हुआ। उसके बाद ये इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो करने लगी। लेकिन 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आने के टाइम, या इस्लामिक रेवोल्यूशन जब आया उस टाइम ये इकोनॉमी बहुत तेजी से गिरना शुरू हो गई थी। साथ ही इराक के साथ वॉर भी चल रहा था और ऑयल प्राइसेस भी धीरे धीरे गिरते जा रहे थे। तो इन ऑल जो इकोनॉमी है बुरी तरह से हर्ट हो चुकी थी। ठीक है, फिर 1994 में ये इकोनॉमी 1.8% की ग्रोथ पे आई। फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 6% तक इसकी ग्रोथ पहुंची इन द ईयर 1996, और फिर से रिड्यूस हो गई कितने पे, 2.5 इन द ईयर 1999। ठीक है, तो ये सब डेटा आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ जॉर्डन। The economy of Jordan registered a robust growth rate of 16.1% in 1992. The growth started declining thereafter. It reduced to 1.3 in the year 1999. The inflation rate in Jordan was around 4% during 1992 to 1994, came down to 0.6% in 1999. यहाँ पे अगर मैं जॉर्डन के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो जॉर्डन की जो इकोनॉमी है बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। 1992 में इनका ग्रोथ रेट 16.1% था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये डिक्लाइन होने लग गया। इन द ईयर 1999 ये रिड्यूस होके 1.3% आ गया। अब आप सोचिए 16.1% से 1.3%, कितनी तेजी से ये इकोनॉमी गिर गई है ना। फिर अगर हम जॉर्डन के इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो 1992 से लेकर 1994 के बीच में जो इनका इन्फ्लेशन रेट था वो था 4%, जो कि 1999 में घट के 0.6% ही रह गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कुवैत। द कुवैती इकोनॉमी इज ड्रिवन बाय ऑयल प्रोडक्शन एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज. Since the Iraqi occupation and the Persian Gulf War in 1990-91, Kuwait has expended large sums to reconstruct its infrastructure. Although demand for oil has been strong and the country's well and refineries have rebounded, the non-oil economy has been sluggish due to in large part to the changing demographics after the war. Kuwait population has dropped by more than 20% from प्री-वॉर लेवल्स। तो अगर मैं यहाँ पे कुवैत के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये पर्टिकुलर इकोनॉमी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका करती थी, ऑयल का, और इससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज थी जो कि ऑयल सेक्टर में वर्क कर रही थी वो इसकी इकोनॉमी को चलाती थी। ठीक है, लेकिन जब पर्शियन गल्फ वॉर हुआ 1991 में, तब ये इकोनॉमी थोड़ी सी हिट हुई थी और इन्होंने फिर से दोबारा खुद को स्टैंड अप किया और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने रिकंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, तो पर्शियन गल्फ वॉर होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टैंड अप करने की कोशिश करी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट किया। जितनी भी इनके कंट्री के वेल्स या रिफाइनरीज थे उनको रीबाउंड किया। रीबाउंड मतलब होता है कि एक तरह से वापसी आना किसी चीज की ना, कि कम बैक होना। ठीक है, वो भी हुआ। इकोनॉमी का वो सेक्टर जहाँ पे ऑयल के प्रोडक्शन से बेनिफिट नहीं होता था या रेवेन्यू नहीं जनरेट होता था, वो पर्टिकुलर इकोनॉमी या वो पर्टिकुलर एरिया इनका स्लगिश रह गया। मतलब वो जो इकोनॉमी थी उधर तरफ की, या एरिया कह सकते हैं, वो क्या हो गई, धीरे धीरे डेटोरिएट होने लग गई। तो वो इसीलिए होने लग गई थी कि जो वॉर हुआ था उसकी वजह से डेमोग्राफिक चेंजेस काफी ज्यादा आ गए थे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कतर। The economy of Qatar registered a negative growth rate of 2.4% in 1993 and during the next 2 years grew by only 1%. In the year 1998, it grew by 2%, but in the year 1999, the growth rate was only 0.2%. The inflation rate in Qatar during the past few years has been quite low, that is around 2% during 1999. तो अगर हम कतर के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इकोनॉमी नेगेटिवली ग्रो कर रही थी और इसकी ग्रोथ रेट थी 2.4% इन द ईयर 1993, और अगले 2 साल के बाद ये किसी तरह मैनेज करके पॉजिटिवली 1% ग्रोथ रेट तक पहुंच पाए थे। ठीक है,
फिर 1998 में इनकी इकोनॉमी 2% राइज करती है, इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ कितना होता है 2%, लेकिन 1999 में ये ग्रोथ रेट सिर्फ 0.2% ही रह जाता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट की बात करूँ कतर की, तो लास्ट के कुछ सालों में जो इनका इन्फ्लेशन रेट है वो 2% ही रहा है। ठीक, आई होप क्लियर हुआ यहाँ तक। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट अब डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सऊदी अरेबिया। द डिस्कवरी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड and the use of its substantial oil revenue to develop industry and infrastructure have helped Saudi Arabia to rapidly transform itself from an undeveloped economy to a modern industrial state. तो यहाँ पे अगर हम सऊदी अरेबिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है इनके पास ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो ऑयल रिजर्व है वो सऊदी अरेबिया के पास है, और इससे इतना ज़्यादा रेवेन्यू इन्हें जनरेट होता है कि कभी पहले ये कंट्री पर्टिकुलर नेशन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी था, लेकिन इस ऑयल रिजर्व की वजह से इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ कि ये पर्टिकुलर नेशन इतना ज़्यादा राइज कर गया कि वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेट फॉर्म हो गया। ठीक है, एज अ कंट्री दैट रिलाइज हेवीली ऑन ऑयल, it is subject to the effects of wide price fluctuations. The economy slowed down somewhat in early 90s due to government's emphasis on developing a sturdy and sophisticated infrastructure which will support diversified development for the long term. अब देखिए कि आप लोग भी जानते हैं कि जो भी कंट्रीज है, जो भी नेशन हमारे ऑयल रिजर्व्स में, पेट्रोलियम में या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो सऊदी अरेबिया में भी ऐसा ही सीन हुआ, और अर्ली 90s के टाइम पे इनकी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी स्लो डाउन कर गई थी। उसकी क्या वजह थी कि गवर्नमेंट का जो एम्फोसिस था वो जो रेवेन्यू है वो तो जनरेट हो रहा था, उससे थोड़ा सा हट के जो उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक आपके पास पैसे आ रहे हैं, जब तक आपके पास अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तब तक सही है। लेकिन अगर कभी सिचुएशन वर्सन हो जाती है, कभी सिचुएशन खराब हो जाती है, तो आपके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए जिससे आप आगे अपनी इकोनॉमी को चला सके, राइट। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए सोचा, इसीलिए उस टाइम पे जो इनकी इकोनॉमी थी थोड़ी स्लो डाउन हो गई थी। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो कहीं से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो तब तक तो ठीक है, लेकिन कभी सिचुएशन खराब हो जाती है, कभी सिचुएशन वर्सन हो जाती है, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि वो अपनी जो नीड्स हैं उनको भी मीटअप प्रॉपरली नहीं कर पाता है ना। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट थी उसने भी इसी पर्सपेक्टिव से सोचा और उसके अकॉर्डिंग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने की बात यहाँ पे कही। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दैट इज यूएई। The UAE's economy is influenced to a great extent by a single commodity, that is oil. Since its formation in 1971, oil revenue have transformed the 7 emirates from a largely arid and sparsely populated region into a prosperous modern economy. तो यहाँ पे अगर UAE की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो यूएई की जो इकॉनमी है वो ऑयल के प्रोडक्शन की वजह से राइज करी। ऑयल के थ्रू जो इनको रेवेन्यू जनरेट होता था उसकी वजह से यूएई काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ पकड़ी। और अगर हम बाकी 7 एमिरेट्स की बात करें तो आज वो एक प्रॉस्परस मॉडर्न इकॉनमी कहलाती हैं, जितनी भी हमने 7 डिस्कस करी हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियाज ट्रेड विद सेलेक्टेड वेस्ट एशियन कंट्रीज। अब देखेंगे कि इंडिया का ट्रेड इन 7 वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ कैसा था, क्या चीजें एक्सपोर्ट करी जाती थी, क्या चीजें इंपोर्ट करी जाती थी। ठीक है, लेकिन इसको मैं इस तरह से डिस्कस नहीं करूंगी जिस तरह से यहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है। ये कंटेंट मैंने इसलिए प्रोवाइड किया क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास
स्टडी मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट करने की कोशिश कर रही हूँ सिचुएशन की वो बहुत ज़्यादा पैनिक ना कर, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि आपके पास मटेरियल नहीं है, ना गाइड है, कुछ भी नहीं है जहाँ से आप पढ़ सको। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ, एटलीस्ट कि आप चीज़ों को कवर अप कर लो, ठीक है। तो अगर जिन्हें नहीं पता है कि ये कंटेंट कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने अपना ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल और अपना इंस्टाग्राम दे रखा है। टेलीग्राम चैनल पे सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, तो वहां से ले लीजिएगा, ठीक। तो इस पूरे टॉपिक को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला है लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, कुछ अलग तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको याद रहे चीजें, ठीक। चलिए चलते हैं अपनी आगे वाली स्लाइड्स पे, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं आगे। अब डिस्कस करते हैं ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया। अब आपका जो ये टॉपिक है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और शॉर्ट नोट्स में ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। So most of these West Asian countries are quite rich in natural gas, oil and petroleum products. As a result of high per capita income, these countries offer immense potential as exports market for India. Moreover, there is a good number of Indians settled in these countries. तो ये अभी हमने डिस्कस भी करा था कि वेस्ट एशियन रीजन में जो भी कंट्रीज आती हैं, दे आर रिच इन नेचुरल गैस, ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है, ठीक है। Since West Asian countries are rich in natural gas, oil and petroleum products, it may be a good idea for India to enter into agreement with some of these countries for setting up refinery. ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो कोई भी कंट्री उनके साथ ट्रेड करना चाहेगी, है ना, कोई भी अग्रीमेंट या कोई भी एमओयू साइन करना चाहेगी ताकि उनकी भी कंट्री राइज कर सके। तो अगर यहाँ पे हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया भी इनके साथ, इन वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट करना चाहती थी ताकि वो रिफाइनरीज को सेटअप कर सके, ठीक है। स्टेट ओन्ड केपीसी, दैट इज कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इज अ सुपर रिच ऑयल जाइंट which accounts for 70 to 80% of the total budget revenue of its country. KPC management are keen to invest in the refinery in India. KPC is expected to invest $200 million in the Paradip refinery. अब देखिए इंडिया को तो ये चाहिए था कि जो हाई पर कैपिटा इनकम वाली कंट्रीज हैं वो उनके साथ हमारा कुछ अग्रीमेंट हो, वो आके हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, रिफाइनरीज को सेटअप करवाएं। तो कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, जो कि बहुत ही बड़ी ऑयल फर्म है या फिर कह सकते हैं ऑयल कॉर्पोरेशन है, जो अपनी कंट्री का 70 to 80% रेवेन्यू कहाँ से आता है, उनका पेट्रोलियम से आता है, वो इन्वेस्टमेंट करती हैं इंडिया में रिफाइनरीज को लेके। और ये जो इन्वेस्टमेंट है अराउंड $200 मिलियन का है इन पैराडीप रिफाइनरी। पैराडीप रिफाइनरी आपकी बेसिकली उड़ीसा में है, तो वहां पे ये इन्वेस्टमेंट की बात कही गई, ठीक है। तो अब इस डिटेल को जरूर देख लीजिएगा कि ये $200 मिलियन ही है या चेंज हो चुका है, क्योंकि हो सकता है आपकी बुक अपडेटेड हो तो इसमें कुछ चेंजेस आए हो या फिर कुछ चीजें ऐड ऑन हो गई हो, ठीक है। तो वो आप अपने एंड से जरूर देख लेना, ओके। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। So it is necessary that the government of India removes the bottlenecks for establishing joint venture refineries in the country. It is particularly important at this point of time because with the turmoil in Southeast Asia, no new refineries are being set up in that region. As a result, India is the right place at present for such a venture. The fact that any refinery being set up now would go on stream 4 years from hence, when there would be a shortage of refining capacity to meet the increased demand at the time when the economies of Asian tigers would be on the upswing. This would make the venture that much more profitable. अब अगर इंडिया को अपना ट्रेड प्रोस्पेक्ट बढ़ाना है वेस्ट एशियन नेशंस के साथ या वेस्ट एशियन रीजन की कंट्रीज के साथ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने सिस्टम में जितने भी बॉटलनेक्स हैं उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। बॉटलनेक्स मतलब जो भी अड़चने आती हैं ट्रेड करने में, उन सब चीज़ को हटाना पड़ेगा। अगर रिफाइनरीज की कॉन्टेक्स्ट में बात करी जाए तो जॉइंट वेंचर्स इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, जो कि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं इस्टेब्लिश करने देती थी,
ठीक है। और काफ़ी टाइम से इंडिया में कोई रिफाइनरीज नहीं सेटअप हुई थी। उसकी क्या वजह थी कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ इंडिया की कुछ अनबन चल रही थी, ठीक है, कुछ उथल पुथल चल रही थी, जिसकी वजह से कोई भी नई रिफाइनरी सेटअप नहीं हो पाई थी। और जो टाइम है ऐसा, उसकी डिमांड यही है कि आगे आने वाले टाइम में सब चीज़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों का कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो अगर ये जॉइंट वेंचर सेटअप किया जाएगा, ये रिफाइनरीज को सेटअप किया जाएगा, तो ये फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगी, ठीक है। India's exporter can concentrate on the following items for increasing their business with the selected West Asian countries. अब देख लेते हैं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या आइटम्स हैं जिनको इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है। जैसे आपका क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, टी, कॉफी, स्पाइसेस, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स एंड हाई एंड कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक छोटा सा काम करिए, अगर आपके पास अभी आपकी बुक है तो बुक के साथ एक पेंसिल पेन जो भी लेके बैठना हो बैठ जाइए। अगर बुक नहीं है, कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक कॉपी पेन लेके बैठिए। अब जो चीज़ बताऊंगी ना उसको लिख जरूर लीजिएगा, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं वो जिसके बारे में आपसे कह रही थी कि लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, अब रात से पर्दा उठेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इंडिया किन आइटम्स, किन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसको एकदम ट्रेडिशनल वे में बताती कि ऐसे पढ़ देती और आपको बता देती कि याद कर लीजिएगा, तो ये शायद कभी भी नहीं याद होता, और याद हो भी जाता तो एग्जाम में भूल जाते, ठीक है। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी कोशिश की आपको चीज़ें समझाने की, तो इसको ध्यान से सुनिएगा ज़रूर, ठीक। अब यहाँ पे मैंने कुछ आइटम्स लिखे हैं, ये अराउंड आपके 7 आइटम्स हैं, ठीक है, जिनको इंडिया एक्सपोर्ट करता है, ठीक। और ये हैं हमारी कंट्रीज जहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। ये जो 7 आइटम्स हैं ये कहीं ना कहीं आपकी कंट्रीज में कॉमन है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है। अब ऐसे का मतलब यहाँ पे शायद आप समझ ही गए होंगे, ये सऊदी अरेबिया है। तो अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो इंडिया वहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है? कॉटन यार्न को, मेडअप यार्न को, मशीन इंस्ट्रूमेंट्स है, बासमती राइस है, RMG कॉटन है, एंड मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल्स। इन सब चीज़ों को इंडिया एक्सपोर्ट करता है कहाँ पे? ऐसे, मतलब आपका सऊदी अरेबिया, ठीक है। नेक्स्ट UAE की बात करें तो UAE में भी ऐसे ही है, ठीक। UAE में बासमती राइस नहीं है। अब इसको भी याद करने की टेक्निक समझ लीजिए। अब देखिए UAE है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, या आपको खुद भी पता है कि नॉन वेज प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं ना, तो वहाँ पे बासमती राइस का तो कोई काम नहीं है। जहाँ पे बासमती राइस का काम नहीं है, वहाँ पे कंजम्पशन नहीं है, तो हम क्यों एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि सऊदी अरेबिया में ये 7 प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, UAE में सारे करे जाते हैं, लेकिन एक को छोड़ के, किसको? बासमती राइस को, क्योंकि UAE हमारी मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे आपके मीट प्रोडक्ट्स ज़्यादा चलते हैं, तो इसलिए वहाँ पे चावल का ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, कोई भी यहाँ पे कोई बात दिल पे नहीं लेगा, ठीक है, कि आप ऐसा कैसे कह सकती हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सब चीज़ें बता रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए, क्योंकि पेपर में ऐसे नहीं याद आता। अगर मैं आपको ऐसे बताऊंगी ना, तभी आपको पेपर में स्ट्राइक करेगा, और हो सकता है आपको ये बात मेरी मजाक लग रही हो, लेकिन जब आप पेपर में लिखेंगे, अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तो आपको खुद ही याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कतर की, तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए कि मैन मेड यार्न, ठीक है, और RMG कॉटन, यहाँ पे इसका एक्सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि क्लोथिंग से रिलेटेड चीज़ों को हम कतर में एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। इसको इस तरह से याद रखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईरान की। अगर आप ईरान में नोटिस करें तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हैं जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है। एक है हमारा मशीनरी एंड इंस्ट्रूमेंट्स, और दूसरा है मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल्स। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हाँ, कुछ मेटल्स, मशीनरीज, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट किया जाता है ईरान के अंदर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से चीज़ों को अगर याद रखने की कोशिश करेंगे तो पेपर में काफ़ी इजी हो जाएगा याद रखना, ठीक है। इन 7 को याद रखिएगा, और ये मैंने ऑर्डर इसीलिए इस तरह से दिया है ताकि आपको चीज़ें बैठ पाए दिमाग में, एकदम याद रहेगा। चाहे तो आप अपनी कॉपी में लिख लें, इसीलिए मैंने आपको बोला कि कॉपी लेके बैठिएगा। अगर कॉपी में लिख लेंगे अपनी हैंडराइटिंग में तो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स या आइटम्स की बात जिनको इंडिया एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। अब
मैं आपको जो बता रही हूँ उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, चाहे आप इसको लिखें चाहे ना लिखें, ये जो मैंने आपको चार्ट दिया है, लेकिन अब जो बता रही हूँ इसको जरूर लिख लीजिएगा कि हर एक कंट्री में ऐसा कौन सा स्पेशल प्रोडक्ट या आइटम है जिसको एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं यूएई की। यूएई में रबर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कतर की। कतर में पेंट्स, इनामल्स एंड वार्निशेस को एक्सपोर्ट किया जाता है। कुवैत की बात करें तो राइस अदर देन बासमती इसे एक्सपोर्ट करते हैं। जॉर्डन की बात करें तो शिलैक एंड कॉफी, शिलैक दैट इज SHELLAC, शिलैक एंड कॉफी एक्सपोर्ट किया जाता है। और ईरान की बात किया जाए तो आयरन ओर, टी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड एग्रोकेमिकल्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। साथ ही बहरीन में पेपर या वुड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग ने ये लिख लिया होगा। और अब मैं ये बता देती हूँ कि इसको याद कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि सब लोग ये तो बता देते हैं कि इसको याद कर लेना, उसको याद कर लेना, लेकिन कोई ये नहीं बताता इसे याद कैसे रखना है ना। तो बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर यूएई की बात करी जाए तो यूएई में रबर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख लेना, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कतर की। अब कतर में पेंट्स, इनामल्स और वार्निशेस को एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, ऐसे याद रखिएगा कि कतर में पेंट बहुत ज्यादा करवाते हैं लोग घर पे, ठीक है। अब जब पेंट करवाते हैं तो पेंट की तो जरूरत है ही, साथ में इनामल की भी जरूरत है, तो वार्निशेस की भी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख लीजिएगा कि कतर के लोग घर पेंट बहुत ज्यादा करवाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब नेक्स्ट बात करती हूँ कुवैत की। अभी मैंने कुवैत का क्या बताया था, राइस अदर देन बासमती, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे आप कि कुवैत बासमती राइस में भी है, मतलब कि जो एक्सपोर्ट होता है बासमती राइस का वो कुवैत में होता है, ठीक। और यहाँ पे जो नॉन बासमती राइस है वो भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ से कैसे याद रखेंगे कि कुवैत के लोग हर टाइप का राइस खाना पसंद करते हैं, चाहे वो बासमती राइस हो चाहे वो नॉन बासमती राइस हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करती हूँ जॉर्डन की, ठीक है। अब देखिए जॉर्डन नाम ही इतना ज्यादा मतलब सोफिस्टिकेटेड टाइप का लग रहा है, और फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज में सबसे ज्यादा क्या कंज्यूम किया जाता है, कॉफी कंज्यूम किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक्सपोर्ट हो गया वो किस चीज का हो गया, कॉफी का हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट आइटम जो एक्सपोर्ट होता है वो है शिलैक। शिलैक क्या होता है, बेसिकली एक वार्निश होती है या फिर एक प्राइमर कह सकते हैं, जो वुडन वर्क होता है ना उसके ऊपर देखते हैं ना जो पॉलिश होती है वो शिलैक ही कहलाती है, ठीक है। वो जो पॉलिश होती है उसको शिलैक कहते हैं। तो जो आपका जॉर्डन है वहां पे कॉफी और शिलैक इसका एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। तो यहाँ वहां पे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो फॉरेन कंट्री है, जॉर्डन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड नाम लग रहा है, फॉरेन कंट्री भी है, तो वहां पे कॉफी का कंजम्पशन ज्यादा होता ही है। साथ ही वहां पे जो है वुडन वर्क्स में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, इसीलिए वहां पे शिलैक को एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि जो शिलैक है किसमें यूज किया जाता है, जो वुडन वर्क्स होते हैं, जैसे आपका फर्नीचर जो बनता है उसमें जो पॉलिश होती है वो शिलैक होती है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख लो आप लोग। और लास्ट है हमारा बहरीन, जहाँ पे पेपर या वुड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो बहरीन का आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा पढ़ने में विश्वास रखते हैं, बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, या फिर कह लें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उनको पढ़ने में, इसलिए वहां पे पेपर का एक्सपोर्ट करना पड़ता है, ठीक। तो पेपर या वुड का एक्सपोर्ट हो गया कहाँ पे, बहरीन में, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा और थोड़ा सा इजी होगा इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल वे, जैसे अगर आपको याद करना पड़ता तो शायद नहीं याद होता, ठीक है। तो इन चीजों को लिख जरूर लीजिएगा, ओके। और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना, 0.001% भी अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके एक्सपोर्ट्स की। अब चलते हैं इंपोर्ट्स की तरफ। अब बात करते हैं इंपोर्ट्स की कि इंडिया क्या क्या चीजों को इंपोर्ट करता है कंट्रीज से, वेस्ट एशियन कंट्रीज से, ठीक है। अब ये कुल 6 आइटम्स हैं, ठीक है। जैसे आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, नॉन फेरस मेटल्स एंड मेटलीफेरस ओर्स एंड स्क्रैप्स। अब देखिए आप लोग को भी पता है कि इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, आपके केमिकल्स हो गए या फिर क्रूड ऑयल है, इन सब चीजों को इंपोर्ट करता है ना।
तो 2-3 चीजें तो आपको वैसे भी याद होंगी। अब बस ये याद रखना कि किस कंट्री से इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करूँ मैं सऊदी अरेबिया की, तो यहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज याद रख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया से हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई भी मेटल प्रोडक्ट्स या नॉन मेटल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं यूएई की बात करूं, तो यूएई से हम कोई भी केमिकल्स को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सब चीजों को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप 2 चीज इजिली याद रख सकते हैं, देखिए क्या, ऑर्गेनिक केमिकल्स और इनऑर्गेनिक केमिकल्स में अगर आप नोटिस करेंगे तो सेम ही कंट्रीज हैं जिनसे हम प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं ना, सऊदी अरेबिया, ईरान, बहरीन एंड कतर। और इनऑर्गेनिक में भी सऊदी अरेबिया, ईरान, बहरीन एंड कतर। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे ऑर्गेनिक आएगा वहां पे इनऑर्गेनिक आएगा, जहाँ इनऑर्गेनिक आएगा वहां ऑर्गेनिक आएगा, और यही सेम कंट्रीज भी आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप सबको याद कर लीजिएगा। और थोड़ी सी कोशिश मैंने यही करी कि ट्रेडिशनल तरीके से इसको ना पढ़ाऊं, क्योंकि सच में अगर यहाँ से आप 5-6 भी याद रखते हैं प्रॉपरली तो वो सफिशिएंट होगा। सीरियसली अगर आप ट्रेडिशनल वे से पढ़ेंगे ना तो वो सब कुछ क्लमजी हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा, इधर का उधर, उधर का इधर आप लिख देंगे, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये ज्यादा सिस्टमैटिक वे है और आप तक चीजें सही से पहुंच भी जाएंगे और आपको याद भी रहेंगी। अब नोट डाउन कर लीजिए वो प्रोडक्ट्स या आइटम्स जिनको हम स्पेसिफिकली इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है आपका यूएई, वहां से हम क्या इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सल्फर एंड अनरोस्टेड आयरन पाइराइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है जॉर्डन, जॉर्डन से हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और ईरान से फ्रूट्स एंड नट्स एंड आयरन एंड स्टील इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अब स्पेशल वाले कैसे याद रखने हैं इसको भी समझ लीजिए। देखिए यूएई की बात करूं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है गोल्ड एंड सिल्वर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सल्फर एंड अनरोस्टेड आयरन पाइराइट्स, ठीक है। अब आप लोग को ये पता है कि आपका दुबई है, वहां पे जो गोल्ड है ना वो बहुत अच्छा मिलता है, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, प्योरिटी भी रहती है ना। तो इससे याद रख सकते हैं कि हम गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं, तो गोल्ड याद रखिएगा तो गोल्ड एंड सिल्वर करके याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को भी इंपोर्ट करते हैं, ठीक। 2 भी याद रख लेंगे सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं जॉर्डन की, तो जॉर्डन से सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स को ही इंपोर्ट किया जाता है। एक आपके सामने है जो कि है क्या, फर्टिलाइजर्स, और एक है क्रूड ऑयल, ठीक है। सिर्फ यही 2 प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम जॉर्डन से इंपोर्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका ईरान। अच्छा आप में से बहुत लोगों ने डेट्स तो खाए होंगे, है ना, जिसको हम खजूर कहते हैं, राइट। काफी ज्यादा हेल्दी भी होता है, और ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर कोई इसको कंज्यूम करता है, खाता है, तो ब्लड उसका बहुत जल्दी फॉर्म होता है और कभी डेफिशिएंसी नहीं होती, और हेल्दी तो होता ही ऑब्वियसली। तो अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान में फ्रूट्स एंड नट्स हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं ईरान से, राइट। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि डेट्स किस कैटेगरी में आ गया, एक तरह से फ्रूट एंड नट्स की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो जो भी आपके फ्रूट वेंडर्स होते हैं उनके पास आपको डेट्स मिल जाते हैं ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं, राइट। तो ईरान से हम क्या इंपोर्ट करते हैं, फ्रूट्स एंड नट्स, और दूसरा है हमारा आयरन एंड स्टील। अब आयरन स्टील का तो ऐसा इतना अच्छा बन नहीं रहा था निमोनिक, तो ऐसे याद रख लो आप लोग, आई से ईरान, आई से आयरन एंड स्टील, ठीक है। सो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, जो मैंने आपको बताया आपने उसको नोट डाउन भी कर लिया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि कुछ नया भी आज सीखा होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये सब चीजों को पहले अप्लाई करके रखा हो, अप्लाई करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई लोगों को ये चीजें नहीं पता होती, वो ट्रेडिशनल तरीके से ही पढ़ते आ रहे होते हैं। तो मुझे लगता है या मुझे लगा आज ऐसा कि मुझे कुछ इनोवेटिव करने की जरूरत है, क्योंकि हार्ड वर्क तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क के साथ कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क भी जरूरी होता है, तभी आप भीड़ से अलग कहलाते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, और आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ
उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और आज जो मैंने आपको चार्ट बताया है, सब चीज़ों को डिफाइन किया है, आपको कैसा लगा, ये एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।